हम जैसे ही हॉल से मरकज़ी दरवाजे में दाखिल हुए, परों की फिड़फिड़ाहट की आवाज़ सुनकर बदहवास हो गए। मेरे ज़हन में सबसे पहले चमगादड़ों का ख्याल उभरा था। ऐसी वीरान इमारतों में चमगादड़ डेरा जमा सकते थे या उल्लू, लेकिन वो ना तो चमगादड़ थे और ना ही उल्लू। सुरमई रंग के जंगली कबूतर थे, जिन्होंने टूटी-फूटी दीवारों में अपना मस्कन बना रखा था। मैंने रत्ना और शोशावरी को हाल ही में रुकने का इशारा किया और खुद चबूतरे के पीछे पहुंच गया। वो रास्ता 3 फीट से ज़्यादा चौड़ा नहीं था। इसकी दूसरी तरफ कमरा था जिसमें गहरी तारीकी थी। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, मेरे ऊपर गोया क़यामत टूट पड़ी। चैं चैं और परों की फिड़फिड़ाहट की पुरशोर आवाज़ ने मेरे हवास मुख्तल कर दिए। वो लातादाद चमगादड़ थे जो मेरे कदमों की आहट से चीखते चिल्लाते हुए कमरों की फ़िज़ा में गर्दिश करने लगे। कुछ चमगादड़ मुझसे टकराए और लातादाद दरवाजे से बाहर निकलकर हॉल में गर्दिश करने लगे। रत्ना, नीचे लेट जाओ। मैं पूरी कुव्वत से चीखा और ख़ुद भी बड़ी तेज़ी से मुड़कर बाहर की तरफ छलांग लगा दी। चमगादड़ों का शोर कई मिनट तक जारी रहा और फिर झुंड के झुंड दोबारा इस तारीक कमरे में दाखिल हो गए। मैं इस वक्त तक ज़मीन पर औंधा लेटा रहा जब तक फिड़फिड़ाहट का शोर कम नहीं हो गया। चैं चैं की आवाज़ें अलबत्ता अब भी सुनाई दे रही थीं। अरे ये क्या हुआ? शोशावरी ने कहते हुए मेरा बायां हाथ पकड़ लिया। मैंने अपने हाथ को देखा। इसकी पुश्त पर खून का एक कतरा नजर आ रहा था। मेरा ख्याल है गिरते हुए चोट लग गई होगी, लेकिन दफतन एक और ख्याल मेरे जहन में उभरा। फिड़फिड़ाती हुई कई चमगादड़ें मुझसे टकरा गई थीं। हो सकता है किसी चमगादड़ ने टकराते हुए दांत मार दिया हो या इसके नोकीले पंजे से हाथ पर कोई खराश आ गई हो। मेरे इस ख्याल की तायद रत्ना और शोशावरी ने भी की थी। इन्फेक्शन का खतरा तो बहरहाल लगा हुआ था। इस वक्त इसका कोई तदारक नहीं किया जा सकता था। शोशावरी ने खून साफ करके चुटकी भर मिट्टी जख्म पर डाल दी और साड़ी के पल्लू से एक टुकड़ा फाड़ कर मेरे हाथ पर बांध दिया। ये जगह खतरनाक है, हमें बाहर चलकर किसी और जगह पर बैठना चाहिए। रत्ना ने इधर उधर देखते हुए कहा। यहाँ रोशनी है, इसलिए हमें चमगादड़ों से कोई खतरा नहीं है। मैंने जवाब दिया। गलती मेरी ही थी, मुझे इस तरह बेपरवाही से इस कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए था। वैसे भी हमें कौन सा यहाँ बैठे रहना है, घंटा 1.5 घंटा आराम करके रवाना हो जाना चाहिए। वैसे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि रास्ता तलाश करके जल्द से जल्द इस जंगल से निकलने की कोशिश करें। अगर इस जंगल में शाम हो गई तो बस आगे कुछ मत कहना। रत्ना ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। एक तो खूनखार दरिंदों भरा ये जंगल वैसे ही हवलनाक है। अंधेरे के ख्याल से मेरा दिल कांपने लगा है। तो फिर ठीक है, मैंने कहा, कुछ देर आराम कर लो तो यहाँ से चलें। हम तीनों इस चबूतरे से टेक लगाकर बैठ गए। हम लोग 2.5-3 घंटों तक इस जंगल में पैदल चलते रहे। वो दोनों तो बुरी तरह थक गई थीं, इसलिए मैंने थोड़ी देर यहाँ रुकने का फैसला किया था। मेरा ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शोशावरी और रत्ना चबूतरे के साथ नीम दराज होकर सो चुकी थी। मेरे दिमाग पर भी गनूदगी सी तारी होने लगी और पलकें नींद के बोझ से झुकने लगी। मैं नींद से भी बेचैन सा रहा, शायद कोई ख्वाब दिख रहा था। पुलिस मेरे ताक़ुब में थी और मैं बेतहाशा दौड़ रहा था। मेरा सांस फूल गया था और मुंह से कफ बहने लगा था। दफतन मेरे कदम डगमगाए और मैं गिर गया। उठने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस वाले मेरे सर पर पहुंच गए। एक पुलिस वाले ने मेरे कोहलों पर जोरदार ठोकर रसीद की और मेरे मुंह से चीख निकल गई। पुलिस वाले की ठोकर और मेरे मुंह से निकलने वाली चीख मेरे ख्वाब का हिस्सा नहीं थी। ये वही ठोकर थी जिसने मुझे आन बाहर में हकीकत की दुनिया में ला फेंका था। मैं बदहवास हो गया। संभलने की कोशिश कर रहा था कि एक और ठोकर पड़ी। इसके साथ ही रत्ना और शोशावरी की चीखें भी सुनाई दी। मुझे हवास में आने और सूरत हाल को समझने की ज़्यादा देर नहीं लगी। वो वही तीनों पुलिस वाले थे जो हमारा ताक़ुब करते हुए गुज़श्ता रात राजा शान सिंह के महल में भी पहुंच गए थे, मगर एक शेर की दाढ़ ने इन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। इनमें से एक तो सब इंस्पेक्टर था और 2 कांस्टेबल। सब इंस्पेक्टर के हाथ में रिवॉल्वर था और दोनों कांस्टेबलों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें। उन्होंने हम तीनों को जद पर ले रखा था। बहुत भाग लिए। सब इंस्पेक्टर ने घुराते हुए कहा। सारे इंडिया की पुलिस तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकी, लेकिन सब इंस्पेक्टर विशपनाथ जिस मुजरिम के पीछे लग जाता है इसे पाताल से भी ढूंढ निकालता है। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने शोशावरी और रत्ना की तरफ देखा। खौफ की दहशत से इन दोनों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद पड़ गए थे, जैसे जिस्म का सारा खून निचड़ गया हो। इस तरह पकड़े जाने का मुतालिब वो अच्छी तरह समझती थीं। मैं इधर उधर देखने लगा। मेरा ख्याल था इनकी जीप मंदिर के बाहर खड़ी होगी, मगर मुझे वो जीप कहीं दिखाई नहीं दी। हो सकता है साइड पर किसी जगह खड़ी हो।
लेकिन मुझे हैरत थी कि क्या हम तीनों इतनी गहरी नींद सो चुके थे कि हमें जीप की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। मैं जब चबूतरे से टेक लगाकर नींद दराज बैठा था तो पिस्तौल मैंने अपनी गोद में रख लिया था, जो इस वक्त मुझसे तकरीबन 4 फीट के फासले पर पड़ा था। रत्ना वाला पिस्तौल भी इसके करीब ही गर्द आलूद फर्श पर पड़ा था, लेकिन वो इसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकती थी। सब इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल को इशारा किया। इसने मुहतात अंदाज में आगे बढ़कर पहले दोनों पिस्तौलों को पैर की ठोकर से दूर हटाया और फिर इन्हें उठा लिया। ये थैला भी इस तरफ फेंक दो, सब इंस्पेक्टर ने रत्ना की तरफ देखते हुए एक रख्त लहजे में कहा। रत्ना ने थैला भी इसकी तरफ उछाल दिया, जो इसके पैरों के करीब गिरा। सब इंस्पेक्टर ने झुककर थैला उठा लिया और फिर इसे खोलकर अंदर झांकने लगा। इसके साथ ही इसकी आंखों में चमक उभर आई। मुझे इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की तो मिल ही जाएगी, पर ये इनाम मुझे पहले मिल गया। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये माल हजम करने का ख्याल भी दिल में मत लाना। मैंने कहा, अगर तुमने इसे हजम करने की कोशिश की तो ऊपर वाले तुम्हारे हलक में हाथ डालकर भी इसे निकाल लेंगे। मैं भी विशपनाथ हूँ, कोई मेरी तरफ उंगली नहीं उठा सकता, सब इंस्पेक्टर ने कहा और फिर शोशावरी की तरफ देखते हुए बोला, ए देवी तुम उधर को जाओ। हमें बताया गया था कि ये लोग तुम्हें यरगमाल बनाकर सारिस्का से फरार हुए हैं। तुम क्यों डरत हो, इधर को आ जाओ ना। इस इंकशाफ ने मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ा दी। सारिस्का में महकमा सयाहत के ऑफिस मैनेजर ने हमें शोशावरी के साथ लैंड क्रूज़र में बैठते और फरार होते देखा था। इसने ये तो नहीं सोचा होगा कि शोशावरी भी हमारी साथी है। इसके जहन में यकीनन यही ख्याल आया होगा कि हम इसे यरगमाल बनाकर फरार हो रहे हैं, और यही बात इसने पुलिस को भी बताई होगी। मैंने शोशावरी की तरफ देखा, इसकी आंखों में भी चमक सी उभर आई थी। एक मौका मिल रहा था, इससे फ़ायदा न उठाना दुनिया की बड़ी हमाकत होती। हुक्म शोशावरी ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। कैसे मार डालेंगे, हम हूँ ना, तो आ जा इधर को, डरो मत, सब इंस्पेक्टर ने कहा। शोशावरी ने खूनखार नज़रों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा और उठकर बड़ी तेज़ी से पुलिस वालों की तरफ चली गई। मैं कहती थी ना कि तुम लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकोगे, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। अगर तुम लोग सारिस्का ही में अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते तो शायद तुम्हारे साथ कुछ रियायत होती, मगर अब तुम लोग बच नहीं सकोगे। बहुत खौफनाक अंजाम होगा तुम्हारा। बहुत जुल्म किया है तुमने मुझ पर भी, अब पता चलेगा तुम्हें। हाँ, तो इसने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती भी की है, सब इंस्पेक्टर बोला। बहुत अन्याय किया है हुक्म, शोशावरी ने कहा। मुझे मारा पीटा है, बहुत ज्यादती की है मेरे साथ। गाड़ी कहाँ है तुम लोगों की, सब इंस्पेक्टर ने पूछा। गाड़ी तो ख़राब हो गई थी, हम 2 घंटों से पैदल चल रहे हैं, शोशावरी ने जवाब दिया। फिर बोली, उन्होंने सरकारी गाड़ी का भी सत्यानाश कर दिया। लाखों रुपए की गाड़ी थी वो, इनसे सब कुछ वसूल कर लिया जाएगा, सब इंस्पेक्टर बोला। लेकिन हुक्म, तुम लोगों की गाड़ी कहाँ है, क्या तुम्हारी गाड़ी भी? शोशावरी ने जानबूझकर बात पूरी नहीं की। हमारी जीप ठीक है और बस्ती के खंडरों में खड़ी है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। रात को हमें शुबा हुआ था कि तुम लोग इस महल के खंडरात में छुपे हुए हो, लेकिन महल में शेर की मौजूदगी से मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम लोग वहाँ नहीं हो सकते। हम लोग माल से निकल आए और तकरीबन 1 मील दूर एक महफूज जगह पर जीप रोक कर रात गुजार दी और फिर सुबह की रोशनी देख फैलते ही रवाना हो गए। बस्ती के इन खंडरों को देखकर हम रुक गए। मेरा ख्याल था तुम लोग अगर पीछे रह गए हो तो इस तरफ ज़रूर आओगे। जीप हमने खंडरों में छुपा दी और एक टूटे फूटे मकान में ठहर कर आराम करने लगे। थोड़ी देर पहले ये नारायण इस तरफ आया था, इसने तुम लोगों को यहाँ सोए हुए देखा तो वापस जाकर मुझे बता दिया। ये खुशकिस्मती शायद मेरे हिस्से में लिखी हुई थी कि जिस आतंकवादी को पूरे हिंदुस्तान की पुलिस तलाश न कर सकी, वो कितनी आसानी से मेरे हाथ आ गया। अब हर तरफ मेरी जय जयकार होगी, मेरे नाम का डंका बजेगा, मेरी तरक्की होगी, मुझे सरकार से इनाम मिलेगा। ये दोनों बहुत ख़तरनाक है हुक्म, शोशावरी ने कहा। इन्हें बांध कर रखो, ये दोनों किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, मैं इनका बंदोबस्त कर लूँगा, सब इंस्पेक्टर ने कहा और हमारी तरफ देखते हुए गुर्राया। उठकर हमारे साथ चलो, कोई बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो गोलियों से भून दिए जाओगे। शोशावरी ने हमें बांधने का मशवरा दिया तो एक लम्हे को मेरी आंखों में उलझन सी तैर गई। मैंने रत्ना की तरफ देखा और फिर हम दोनों उठ गए। इन तीनों ने चंद गज दूर रहकर हमें अपनी अपनी गन्नों की इज्जत पर ले रखा था। अगर हम भागने की कोशिश करते तो हमें वाकई गोलियों से भून दिया जाता। हम लोग मंदिर से बाहर आकर बस्ती के खंडरों की तरफ चलने लगे। ये दोपहर का वक्त था और धूप खासी तेज़ हो रही थी। शोशावरी सब इंस्पेक्टर विशपनाथ के साथ साथ चल रही थी। मेरा ख्याल था कि वो कुछ करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका ऐसा कोई इरादा नज़र नहीं आता। वो विशपनाथ के साथ चलते हुए अपने साथ हमारी ज़्यादतियों के किस्से सुना रही थी। हम बस्ती में दाखिल हो गए। इन खंडरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यहाँ के लोग बड़े खुशहाल थे। तमाम मकान बड़े बड़े थे और गलियों में पुख्ता ईंटों की सोलंग थी। हम जैसे ही दूसरी गली में मुड़े, हमें जीप नज़र आ गई। हवेली नुमा वो मकान बहुत बड़ा था। बाहर की 4 दीवारी टूटी हुई थी,
टूटी फूटी ईंटों के ढेर लगे हुए थे। इनसे आगे कुशादा सहन था और फिर हवेली के कमरे, बेशतर कमरे टूट फूट चुके थे, लेकिन 2-3 कमरे ऐसे थे जिनमें रिहाइश रखी जा सकती थी। जीप के करीब से गुजरते हुए कांस्टेबल ने जीप में रखी हुई हथकड़ी उठा ली और मेरे और रत्ना के हाथों में पहना दी गई। वो लोग हमें हवेली के इस कमरे में ले आए जहाँ गर्दालूद फर्श पर एक चादर बिछी हुई थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उन्होंने यहीं डेरा जमा रखा था। हमें एक कोने में बिठा दिया गया। एक कांस्टेबल ने हम पर राइफल तान रखी थी। शशावरी सब इंस्पेक्टर के सामने बैठी थी। इसने साड़ी का पल्लू गिरा दिया था और जानबूझकर किसी कदर आगे झुकी बैठी थी। सब इंस्पेक्टर की नज़रें बार बार इसकी तरफ उठ रही थीं और शशावरी भी अब मुस्कुरा कर इससे बातें कर रही थी। और फिर मैंने इन दोनों को अपनी जगह से उठते हुए देखा। शशावरी ने हमारी तरफ गर्दन घुमाई तो इसके होंठों पर बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट थी। रत्ना इस मौके पर खामोश नहीं रह सकी। हाँ, जा अपने यार के साथ, बड़ी जगह इन खंडरों में। रत्ना के लहजे में बेपनाह तंज था। शशावरी तेजी से घूम गई। इसने रत्ना को एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी। तू भी अपनी इस यार के साथ ऐश करती रही है? वो गुर्राई। विशपनाथ तो मेरा मोहसिन है। इसने तुम लोगों से मेरी जान बचाई है। क्या मैं इसका शुक्रिया भी अदा न करूं? हाँ, जा इस हरामी का शुक्रिया अदा कर रंडी। रत्ना भी चीखी। शशावरी ने गुर्राते हुए इसे एक और ठोकर रसीद कर दी। रत्ना ने सब इंस्पेक्टर को हरामी कहा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सब इंस्पेक्टर ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था। इसके बरक्स इसने शशावरी का हाथ पकड़ लिया और इसे खींचता हुआ बाहर ले गया। रत्ना शशावरी को गालियां देती रही। वो दोनों बाहर चले गए, जबकि दोनों कांस्टेबल दरवाजे के करीब बैठे आपस में सरगोशियां करते रहे। इनकी राइफलों के रुख हमारी तरफ थे। मैं और रत्ना कभी इन कांस्टेबलों की तरफ देखते और कभी दरवाजे के बाहर देखने लगते। बाहर धूप खासी तेज थी और ज़्यादा देर तक इस तरफ नज़र जमाए रखना मुमकिन नहीं था। शशावरी इस मुस्टंडे को अपने हाथ लेकर गई है। रत्ना ने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी की। क्या तुम्हारे ख्याल में वो इस पर काबू पा सकेगी? औरत में बड़ी ताकत होती है, इसका अंदाज़ा तुम्हें खुद भी होना चाहिए। मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया। अगर इसकी जगह तुम होती तो क्या करती? शशावरी समझदार है, रत्ना बोली। मुझे यकीन है कि इसे नाकामी नहीं होगी, लेकिन अगर इससे आगे मत सोचो। मैंने इसकी बात काट दी। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया और फिर शशावरी दरवाजे पर नमूदार हुई। इसके जिस्म पर साड़ी नहीं थी, सिर्फ ब्लाउज़ और पेटीकोट था। ब्लाउज़ भी ऐसा था कि इसके जिस्म का बालाई हिस्सा क़यामत का मंजर पेश कर रहा था। दोनों कांस्टेबल भूखी नज़रों से इसकी तरफ देख रहे थे। तुम में नारायण कौन है? शशावरी ने बारी बारी दोनों कांस्टेबलों की तरफ देखा। मैं हूँ नारायण। एक कांस्टेबल जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। इसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। लंबे कद का मालिक दुबला पतला सा आदमी था। मूंछें खासी बड़ी और खौफनाक थीं। तुम्हारे साहब का हुक्म है कि मैं तुम दोनों को भी खुश कर दूं, शशावरी ने कहा। पहले तुम आओ, बाद में तुम्हारे साथी की बारी आएगी। आखिर रंडी ही निकली ना? रत्ना गुर्राई। ले जा, दोनों को इकट्ठे ही ले जा। शशावरी ने इस मर्तबा जवाब नहीं दिया। अलबत्ता इसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इसके जाने के बाद दूसरा कांस्टेबल महतात हो गया। वो दरवाजे के ऐन बीच बैठ गया। एक घुटना ज़मीन पर टिका रखा था और दूसरे घुटने पर राइफल को सहारा देते हुए था। वो बिल्कुल इस पोजीशन में बैठा था जैसे दुश्मन के सामने मुहाज आ रहा हो। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए। नारायण नामी कांस्टेबल को साथ लिए जाने का मतलब ये था कि शशावरी सब इंस्पेक्टर पर काबू पा चुकी है और अब इस कांस्टेबल को जेर करने में भी कुछ वक्त लगेगा। इस कांस्टेबल को हम काबू करने की कोशिश करेंगे। रत्ना ने कान में सरगोशी की। मुश्किल है, मैंने जवाब दिया। बहुत महतात है, ना तो खुद हमारे करीब आएगा और ना ही हमें करीब आने का मौका देगा। अभी देखो मैं क्या करती हूँ, रत्ना ने कहा। इसका बायां हाथ मेरे साथ हथकड़ी में था, जबकि दायां हाथ आज़ाद था। वो अपने आज़ाद हाथ से अपनी पिंडली खुजाने लगी। इसने शलवार का पांचा ऊपर उठा लिया और फिर इसके जिस्म पर खुजली बढ़ गई। वो अपने पेट और पहलू को खुजाते हुए कमीज़ ऊपर उठाती चली गई। ये क्या हो रहा है तुम्हें? क्यों मचल रही हो? कांस्टेबल ने इसे घूरा। खुजली हो रही है, रत्ना कराही। यहाँ चिमटियाँ हैं, मेरे सारे बदन पर चिमटियाँ चढ़ गई हैं, मेरी मदद करो। ये कमीज़ ज़रा ऊपर करके खुजा दो। अपने साथी से बोलो ना, हमको क्या बोलती हो? कांस्टेबल ने कहा। देखते नहीं इसके हाथ में हथकड़ी पड़ी है, रत्ना ने कहा। तुम ज़रा मेरी मदद करो ना, ये चिमटियाँ तो मुझे खा जाएंगी। कांस्टेबल शशोपंज में पड़ गया। रत्ना इस दौरान कमीज़ को काफ़ी ऊपर उठाती चली गई। कांस्टेबल की आंखों में चमक सी उभर आई। यकीन करो हम कुछ नहीं करेंगे, रत्ना ने कहा। तुम मुझे अजियत से निजात दिला दो, मैं तुम्हें। वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सकी क्योंकि इस वक्त शशावरी दरवाजे के सामने आ गई थी। इस मरतबा इसके ब्लाउज़ के ऊपर वाले 2 बटन खुले हुए थे। मंजर पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था। इसने सीधा हाथ पुष्ट पर रखा हुआ था। ये क्या नाम है तुम्हारा? इसने कांस्टेबल की तरफ देखते हुए पूछा। विक्रम, कांस्टेबल बोला। विक्रम सिंह। अब तुम्हारी बारी है विक्रम सिंह, शशावरी मुस्कुराई।
तो चलूं तुम्हारे साथ, विक्रम बोला। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। शौशावरी के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। यहीं कपड़े उतार दो। यहाँ इनके सामने कांस्टेबल हकला गया। क्या हरज है, चलो उतारो कपड़े। शौशावरी ने कहते हुए अपनी पुश्त पर रखा हुआ हाथ आगे निकाल लिया। शौशावरी के हाथ में रिवॉल्वर देखकर कांस्टेबल उछल पड़ा। गन फेंक दो और कपड़े उतार दो, जल्दी करो। शौशावरी गुर्राई। कांस्टेबल का चेहरा धुआं हो गया। इसने खामोशी से राइफल फेंक दी और कमीज़ के बटन खोलने लगा। रत्ना ने अपनी कमीज़ दुरुस्त कर ली। मैं राइफल उठाने के लिए बढ़ा तो वो भी मेरे साथ खींचती चली गई। मैंने राइफल उठाकर कांस्टेबल को जद में ले लिया। वो दोनों कहाँ हैं, मैंने शौशावरी से पूछा। इस हवेली के मुख्तलिफ कमरों में, शौशावरी ने जवाब दिया। कांस्टेबल कपड़े उतार चुका था। इसने धारीदार कपड़े की निक्कर पहन रखी थी। हथकड़ी की चाबी कहाँ है, मैंने कांस्टेबल से पूछा। मेरी कमीज़ की जेब में, कांस्टेबल ने जवाब दिया। मैंने ज़मीन पर पड़ी हुई कमीज़ की जेब से चाबी निकालकर हथकड़ी खोल ली। रत्ना भी हथकड़ी खुलते ही अपनी कलाई सहलाने लगी। हम कांस्टेबल को लेकर इस कमरे में आ गए जहाँ सब इंस्पेक्टर विशबनाथ बेहोश पड़ा था। करीब ही शौशावरी की गुलाबी साड़ी भी पड़ी हुई थी। यह हरामी 1 घंटे से पहले होश में नहीं आएगा। शौशावरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम इसके कपड़े उतार कर पहन लो। रत्ना, तुम पहले कमरे में जाओ, इस कांस्टेबल की वर्दी पहन लो जो इसने उतारी है। मैं इसका ख्याल रखती हूँ। रत्ना फ़ौरन ही दूसरे कमरे में दौड़ गई। मैंने कमरे में दाखिल होकर सब इंस्पेक्टर को घसीट कर आड़ में किया और इसकी वर्दी उतारने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद मैं सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर बाहर आ चुका था। इस तरह दूसरे खंडर में शौशावरी ने जवाब दिया, तुम इसे देखो, मैं इसकी वर्दी पहन कर आती हूँ। शौशावरी पिछली तरफ के खंडरों में चली गई और फिर 10 मिनट बाद हम तीनों पुलिस की वर्दियों में कांस्टेबल विक्रम सिंह के सामने खड़े थे। इसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था। वो यही समझ रहा था कि शौशावरी ने विशबनाथ नारायण को कत्ल कर दिया है और इसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। वो निक्कर पहने हुए खौफ से थर थर काँप रहा था। डरो नहीं विक्रम सिंह महाराज, शौशावरी ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारे दोनों साथी भी जिंदा हैं और बेहोश पड़े हैं। हमारे जाने के बाद इन्हें होश मिले आना, और हाँ, आइंदा किसी औरत के चक्कर में मत आना, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। रत्ना ने वो थैला उठा लिया जिसे सब इंस्पेक्टर ने अपने कब्जे में ले रखा था। इसने थैला खोल कर देखा। इसके चेहरे पर तमानियत सी आ गई, जिसका मतलब था कि थैले में कोई चीज़ कम नहीं थी। सब इंस्पेक्टर विक्रम का रिवॉल्वर मेरे पास था, जबकि अपना पिस्तौल मैंने पतलून की जेब में ठोंस लिया था। रत्ना ने भी अपना पिस्तौल जेब में ठोंस कर विक्रम सिंह वाली ऑटोमेटिक संभाल ली। दूसरी राइफल शौशावरी के पास थी। हम विक्रम सिंह को हाँकते हुए गली में आ गए जहाँ जीप खड़ी थी। चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। मैंने गहरी नज़रों से जीप का जायज़ा लिया। इसके पिछले हिस्से में एक स्पेयर टायर भी मौजूद था और पेट्रोल के 2 कैन भी रखे हुए थे। इन इलाकों में पुलिस को बाज़ औक़ात डाकुओं के ताक़ुब में ख़तरनाक रास्तों पर दूर दराज के सफ़र करना पड़ते हैं, इसलिए पुलिस की गाड़ियों को भी हर लिहाज से तैयार रखा जाता है। इसमें पूरी हवा भरी हुई थी। जीप के चारों टायरों में भी हवा पूरी थी। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। रत्ना और शौशावरी भी पिछली सीट पर बैठ गईं, जबकि कांस्टेबल विक्रम चंद कदम दूर खड़ा खौफ से थर थर काँप रहा था। अब तुम जा सकते हो, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। अपने साथियों को होश मिला और शाम से पहले पहले इस जंगल से निकलने की कोशिश करो। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ महाराज। विक्रम सिंह ने हाथ जोड़ दिए। हमारे निके से बच्चे अनाथ हो जाएंगे महाराज। तुम्हारे जिंदा होते हुए अनाथ कैसे हो सकते हैं? मैंने इसे घूरा। चलो अपने साथियों को होश मिला और इस जंगल से निकलने की कोशिश करो। मैंने पिस्तौल होलिस्टर से निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। विक्रम सिंह बाकायदा गिड़गिड़ाने लगा। मैंने फायर कर दिया। गोली से 2-3 फीट के फासले पर ज़मीन में लगी। अब अगर तुमने भागने में 1 लम्हे की भी ताख़ीर की तो दूसरी गोली तुम्हारे सीने में लगेगी, मैंने गुर्रा कर कहा। विक्रम सिंह सर पर पाँव रखकर भाग खड़ा हुआ। शौशावरी ने हवा में 2-3 फायर कर दिए। विक्रम सिंह चीख कर गिरा, लेकिन दूसरे लम्हे उठकर फिर भाग खड़ा हुआ और फिर फिजा शौशावरी के कहकों से गूंज उठी। मर्द की फितरत भी अजीब होती है। वो अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोली, जहाँ किसी औरत को देखा इसकी राल टपकने लगती है और औरत का इशारा पाकर तो वो ये भी भूल जाता है कि इसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। औरत दुनिया की हसीन तरीन मखलूक है। इसे हासिल करने के लिए मर्द अपना सब कुछ दाव पर लगा देता है। दरअसल दुनिया की सारी रौनक ही औरत से है। औरत न होती तो कुछ भी ना होता। लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद और बड़ी बड़ी जंगें कुछ भी ना होता। मैं चलने में खामोश हुआ, फिर बोला, तुम तो महकमा सयाहत में हो। हिंदुस्तान की तारीख़ तुम्हें अजबर है। हिंदुस्तान ख़ुसूसन राजस्थान में जितनी जंगें हुई हैं उनमें औरत का अमल दखल रहा है। 700 साल पहले एक औरत ही के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की ईंट से ईंट बजा दी थी। रानी पद्मिनी वाकई इतनी हसीन थी कि इसके लिए पूरी दुनिया को तबाह किया जाता, लेकिन औरत तो प्यार किए जाने के काबिल है, रोंदने और पामाल करने के लिए नहीं है। शौशावरी ने कहा, हाँ, ये मर्द तो अपनी अपनी फितरत है कि वो औरत को किस तरह रखता है। मुझसे अगर कोई शिकायत हो तो
बंद करो बकवास, शोशावरी ने गुर्राते हुए मेरी बात काट दी। इस मर्तबा रत्ना ने एक भरपूर कहका लगाया। मैंने भी हंसते हुए जीप आगे बढ़ा दी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।